नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि देहरादून से आ रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सभी जिलों में कोविड-19 कंट्रोल रूम खोलेगी बीजेपी। यह बड़ा फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने 5 सदस्यीय समिति भी यहां पर तैयार कर दी है। इसमें 5 सदस्य होंगे पूरी कमेटी में और देहरादून में 20 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक के आह्वान पर ही सेवा ही संगठन है के तहत मेरा बूथ कोरोना मुक्त कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रदेश मुख्यालय सहित प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी कोविड-19 कंट्रोल रूम बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आई है। सभी जिलों में कोविड-19 कंट्रोल रूम बीजेपी खोलने वाली है और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसके संबंध में 5 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व द्वारा कोविड-19 महामारी से लड़ाई एवं सुरक्षा के लिए सेवाई संगठन को मूल मंत्र मानकर पूर्व की भांति काम किया जाएगा। जितेंद्र पेटवाल संवाददाता हमारे साथ देहरादून से इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये 5 सदस्य होंगे इस कमेटी में, इससे किस तरह का काम किया जाएगा पूरे राज्य के अंदर? जी देखिए, बीजेपी ने एक रणनीति के तहत संगठन को इस काम में झोंका है और बीजेपी ने जो है अपना एक रोड मैप बनाते हुए 19 कंट्रोल रूम प्रदेश भर में स्थापित करने का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने इसके लिए 5 सदस्यीय समिति है उसका गठन कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आह्वान पर सेवा ही संगठन है के तहत मेरा बूथ कोरोना मुक्त कार्यक्रम बीजेपी शुरू करने वाली है, जिसके लिए मुख्यालय सहित प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी 19 कंट्रोल रूम बनाने की प्रक्रिया में है। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा कोविड-19 महामारी से लड़ाई एवं सुरक्षा के लिए सेवा ही संगठन को मूल मंत्र मानते हुए इसके लिए काम करना होगा और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम खोलने के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन करते हुए टीम को 24 घंटे सेवा कार्य में जुटने के लिए कहा गया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी जिलाध्यक्षों को पत्र भी जारी कर दिया गया है कि वो भी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करें और कंट्रोल रूम स्थापित करें। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो उसके लिए इन्होंने एक नंबर भी घोषित किया है जो 01352671 है। तो लोगों की सहायता के लिए नंबर हमेशा खुला रहेगा और इसके अलावा अच्छा जितेंद्र, ये जो कोविड-19 का ये जो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, इसकी मुख्य भूमिका क्या रहनी है? जो मरीज हैं या जो बीमार हैं उनको अस्पताल तक ले जाना, या जैसे किसी को जरूरत पड़ी है अनाज की, अन्न की, तो उस तक इस तरह की मदद भी पहुंचाई जाएगी? मुख्य भूमिका क्या रहने वाली है? मुख्य भूमिका इनकी ये रहेगी कि ये जो इनकी के बूथ रहेंगे ये जो है वो जिला प्रशासन से अटैच रहेंगे और कोई भी सुविधाएं अगर किसी को देनी है, अगर जिला स्तर पर कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है उसका संवाद स्थापित करेंगे, लोगों को सहायता पहुंचाएंगे। किसी को अस्पताल पहुंचाने में जरूरत महसूस होगी तो एक स्वयं सेवक की भांति ये लोग काम करेंगे। हर काम ये लोग करेंगे, चाहे किसी को अस्पताल पहुंचाना हो, किसी को दवाइयां मुहैया करानी हो, किसी को राशन मुहैया कराना हो। तो आगामी स्थिति को देखते हुए पहले से रणनीति है और इस रणनीति के तहत बीजेपी की एक ये कोर टीम होगी जो इसके लिए काम करेगी और पूरे प्रदेश में बीजेपी हर बूथ तक अपनी नजर रखेगा और बूथ स्तर तक लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगी। जी लगातार आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को यहां पर बता देते हैं, जहां पर बढ़ते कोरोना को लेकर उत्तराखंड में गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए गाइडलाइंस और सख्त कर दी गई हैं। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में गाइडलाइंस को अब और भी सख्त बना दिया गया है। लापरवाही को देखते हुए सरकार और सख्त हुई है। शहरी क्षेत्रों के लिए गाइडलाइंस को और भी कठोर बना दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अब बंद रहेंगे। 2 बजे से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सोमवार से शनिवार तक प्रदेश के सभी जनपद में नाइट कर्फ्यू लगातार लागू रहेगा। तो सभी प्राइम न्यूज के दर्शक ये जान लें कि सोमवार से शनिवार तक प्रदेश के सभी जनपदों में नाइट कर्फ्यू रहेगा और शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जो समय है इसका, ये शाम को 7 से सुबह 5 बजे तक का है। जिम, मिस्पा और स्विमिंग पूल
पूरी तरह से बंद रहेंगे, इसके निर्देश जारी हो चुके हैं और 2 बजे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सोमवार से शनिवार तक प्रदेश के सभी जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगातार लागू रहेगा, कोई आवाजाही नहीं होगी। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक का यह समय निर्धारित किया गया है। जितेंद्र पेटवाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए, तो जितेंद्र, और भी सख्त किया गया है शहरों के अंदर, जनपदों के अंदर, इसके पीछे सरकार की मंशा शायद यही है कि लोग अब कोरोना की गंभीरता को समझ लें। जी आलोक, सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार समय समय पर चेतावनी दे रही थी कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन आमतौर पर देखा गया कि लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। हाँ। वही भीड़ भाड़ और वही चकाचौंध बाजारों में देखने को मिल रही थी। इसको लेकर अब एक नई गाइडलाइन कल सरकार ने जारी की है, जो आज से शुरू हो गई है। और पहले थोड़ी सख्ती जो थी वो नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों में थी, लेकिन आज जो है पूरे प्रदेश भर में ये लागू हो गई है। और उत्तराखंड के सभी जनपदों में 2 बजे के बाद आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारी दुकानें बंद रहेंगी। उसके अलावा शाम को 7 बजे से और सुबह 5 बजे तक पूरा कर्फ्यू रहेगा, किसी की आवाजाही नहीं रहेगी, मार्केट बंद रहेगा और सख्ती से इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। जिम, स्पा, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक बड़े लॉकडाउन की तरफ उत्तराखंड भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है सरकार इसमें निर्णय ले रही है। तो उसी के तहत जो है आज से ये सख्ताई शुरू हो गई है और लगभग 2 बजे के बाद पूरे प्रदेश में जो है सारी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान होंगे वो सब बंद हो जाएंगे, खाली आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। उसके बाद शाम को 7 बजे के बाद पूर्णतः कर्फ्यू लागू हो जाएगा। अच्छा, इसमें दर्शकों के अंदर कहीं ना कहीं जिज्ञासा ये भी है जितेंद्र की जो व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने की बात कही जा रही है, उनमें सब्जी वाले या जो जनरल स्टोर हैं इनको भी शामिल किया गया है या इनको छूट दी गई है? नहीं, आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। दूध है, सब्जी है, राशन है, सामान्य रोजमर्रा की जरूरतों के जो सामान है उसके लिए अभी छूट दी गई है। लेकिन उसमें भी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा, नहीं तो उन पर चालान की कार्रवाई होगी। और लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर वो दुकान में सामान लेने जा रहे हैं तो अपने जो कोविड-19 के गाइडलाइन है उसको करते हुए जाएं, भीड़ ना लगाएं, एक उचित दूरी बना के रखें और मुंह पे मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग हमेशा करते रहें। मतलब आवाजाही की छूट रहेगी, लेकिन सुबह से दोपहर 2 बजे तक ही तमाम दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद सभी तरह की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, कुछ ऐसी गाइडलाइंस है? जी 2 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतें हैं, बेसिक इनिशियल सर्विसेज जो है वो खुली रहेंगी और आवाजाही भी 7 बजे के बाद पूर्णतः बंद हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, और विस्तार से सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तमाम शंकाएं लोगों के मन में थी और उसके काफी सारे जवाब प्राइम न्यूज के माध्यम से दर्शकों को मिल चुके होंगे। जो जनरल स्टोर हैं, जो दूध के विक्रेता हैं, सब्जी के विक्रेता हैं, उनको तो छूट रहेगी, लेकिन शाम के 7 बजते ही हर तरह की गतिविधि पर तुरंत विराम लगा दिया जाएगा, नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। तो जो भी प्राइम न्यूज के दर्शक हैं, अगर देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो इस बात को जान लें कि सोमवार से शनिवार तक नाइट कर्फ्यू पूरे के पूरे प्रदेश में तमाम जनपदों में लागू रहेगा। शाम के 7 बजते ही सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कहीं पर भी आवाजाही करने की आपको जरूरत नहीं है। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को पूरी तरह से सेफ रखिए। वहीं चमोली जनपद के थराली ब्लॉक में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य यशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में विद्यालय में कई रचनात्मक और सृजनात्मक काम किए जा रहे हैं। स्कूल में रूम से लेकर दीवारों पर वॉल पेंटिंग की गई है। सुसज्जित फुलवारियों के साथ बच्चों के लिए बैडमिंटन का कोर्ट भी बनाया गया है। वहीं प्रयोगशाला में तमाम रचनाएं भी बनाई गई हैं। तो ये चमोली से हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल में सुविधाओं को और भी बेहतर किया गया है। प्रभारी प्रधानाचार्य के नेतृत्व में लगातार काम किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितना सुंदर विद्यालय को सुसज्जित किया गया है। प्रयोगशालाओं में सुंदर सुंदर रचनाएं बनाई गई हैं ताकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा रहे और रुचि पैदा हो कि उनको पठन पाठन में और भी ज्यादा अपनी सहभागिता निभानी है। तमाम फुलवारियों का निर्माण यहां पर किया गया और लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल के स्वरूप में नई नई चीजें सिखाई जा रही हैं ताकि वो प्रयोग करके चीजों को सीख पाए, समझ पाए और उनको ठीक से याद रख पाए। आपके माध्यम से हम काफ़ी लोगों तक पहुंच पाएंगे। मैं ड्यू टू गॉड इस विद्यालय में सहायक अध्यापक गणित के पद पर कार्यरत हूँ। करीब 5 साल से कार्यरत हूँ और छात्र संख्या को लगातार कम होते हुए देख रही हूँ। चिंता का विषय है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको संदेश देना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक आएँ हमारे विद्यालय में। जो शैक्षिक माहौल है और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सब आपको काफ़ी एडवांटेज देंगी। आपके बच्चे हर फील्ड में आगे रहेंगे। हमारे टीचर्स काफ़ी
एफिशिएंट है अपनी सब्जेक्ट्स में। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि विद्यालय परिवेश को देखें, वहाँ के रिजल्ट देखें, वहाँ के स्टूडेंट्स देखें, तब जाके अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजें। और ऐसे न भागे कि प्राइवेट स्कूल है, सभी लोग वहाँ जा रहे हैं तो हम भी वहीं जाएं। और हमने एक अच्छा स्वच्छ वातावरण तैयार करने की कोशिश की है, और हमने मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की है। और मेरा यही उद्देश्य है, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट टीचिंग, स्मार्ट स्टूडेंट, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जहाँ तक बात रही स्कूल रिजल्ट की, विगत वर्षों में मेरा ब्लॉक स्तर पर टॉप रिजल्ट रहा है, और 3-4 सालों से रिजल्ट हमारा काफ़ी बेहतरीन है। और स्वयं की बात करूँ तो मेरा रिजल्ट लगातार 5 सालों से 100% दिया है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलडा गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है। बुजुर्ग विधवा महिला ने गांव के पूर्व प्रधान सचिन पर बेटे को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप यहां पर लगाया है। पीड़ित महिला ने एसएसपी हरिद्वार को एक पत्र भी लिखा और आरोपी पर ठोस कार्रवाई की यहां पर मांग कर डाली है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अरशद, जिस तरह का आरोप यहां पर लगाया गया है, क्या आरोप है इनका और किस तरह का डर है? देखिए, विधवा महिला का कहना है कि उसकी जो भूमि है उसको कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूर्व ग्राम प्रधान बेलडा के हैं। तो इस आरोप को लेकर उसने एसएसपी हरिद्वार को जो है शिकायत की है, और वहीं उसने रुड़की में भी प्रशासनिक अधिकारी से शिकायत की थी। तो इस संबंध में उसका कहना है कि अब उसे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है प्रधान द्वारा। इसी बात को लेकर उसने एसएसपी से इस मामले में पूर्ण रूप से शिकायत की है। जी, तो इन्होंने पहले भी स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी इसकी शिकायत की थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? देखिए, जमीन कब्जाने का मामला था, पहले ये प्रशासनिक अधिकारियों से मिली थी। उसके बाद जब इसकी सुनवाई नहीं हुई तो इसने एसएसपी को अब पत्र लिखा है, और उसका कहना है कि उसे जल्दी इंसाफ नहीं मिला तो और भी आला अधिकारियों तक पहुंच सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरशद, और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो पूर्व प्रधान पर यहां पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। एक विधवा महिला ने अपने बेटे की जान पर खतरा भी बताया है और इसके संबंध में एसएसपी को पत्र भी लिखा है और उनसे ठोस कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। तो पूर्व प्रधान पर यहां पर जान से मारने की धमकी देने का यहां पर आरोप लगाया गया है। पहले स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी इस विधवा महिला ने मुलाकात की थी, उनसे कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो अब एसएसपी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की इन्होंने मांग की है, गुहार लगाई है। पौड़ी में काश्तकारों की मेहनत कोरोना काल के बावजूद खेतों में आखिर कितना रंग लाई, इसका आकलन अब फसल कटाई के दौरान गेहूं उत्पादन की माप तौल कर लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग टीम मिलकर इन दिनों फसल कटाई का निरीक्षण कर रही है, जिससे जिले भर में गेहूं उत्पादन का संपूर्ण डाटा तैयार किया जा सके और जिले की प्रोग्रेस का भी पता लगाया जा सके। फसल कटाई का निरीक्षण खुद जिलाधिकारी ने भी किया है। पैडुलसू पट्टी में आयाल गांव में हमने आज जो है क्रॉप कटिंग का कार्रवाई संपन्न किया है, और ऐप के माध्यम से सभी डेटा को हमने क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट्स में जितना डेटा प्राप्त हुआ है उतना फीड किया है। 6x5 मीटर का जो क्षेत्रफल में कितना उत्पादन होता है उसका हमने आज आकलन किया है, और जो आज के खेत जो भूमिधर थे उनके खेत में 6x5 मीटर के क्षेत्रफल में 11 किलो 820 ग्राम का हमको वज़न प्राप्त हुआ है। और भी बहुत सारे खेतों में हम ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। क्रॉप कटिंग का जो लाभ होता है, कभी क्षेत्र में उत्पादन जब कम हो जाता है तो शासन को इसी आंकड़ों के आधार पर अपनी नीति बनाने में सहायता प्राप्त होती है। तो जिला प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर फसल कितनी हुई है, उसकी मापतौल की जा रही है, ताकि आगे चल के जिले के तमाम अधिकारियों को इस बात का अनुमान होता है कि उनको कितनी आर्थिक मदद करनी है, किसानों को किस तरह की आर्थिक मदद मुहैया करानी है। इसी का आकलन जिलाधिकारी के द्वारा स्वयं किया जा रहा है। तमाम सर्वे के अधिकारी, राजस्व अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और ये पता लगाया जा रहा है कि फसल उत्पादन अब की बार कितना हुआ है।
इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भगवान जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, राजस्व के अधिकारी जब यहाँ पर फील्ड में पहुंचे, क्या अनुमान लगाया गया है? फसल अच्छी हुई है कि औसत हुई है? जी आलोक, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के जिलाधिकारी, माफ कीजिए, यहाँ के जनपद पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी विजय जोगदंडे लगातार क्षेत्र में अपने भ्रमण कर रहे हैं और किसानों की जो इस समय गेहूं की जो फसल है उसको देखने से बात करें, अभी पहले कुछ दिन पहले यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी यहाँ पे गए थे, तो कहीं ना कहीं इससे भटगाई जी गए थे, तो काफी किसानों की चीजें को देखने मिले। लेकिन किसानों की इस बार की जो बात करें कि जो किसानों की फसल है कि क्योंकि जैसे बारिश, जैसे गेहूं की फसल के लिए जब बारिश रुक रुक के बारिश हो रही है तो काफी नुकसान होता है। लेकिन एक जिलाधिकारी की जो एक अच्छी पहल है कि कम से कम किसानों के बीच में जाके, और यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय है विजय जोगदंडे और मुख्य विकास अधिकारी, क्योंकि एक बहुत ही, क्योंकि पहले भी मुख्य विकास अधिकारी जिलाधिकारी महोदय यहाँ के रह चुके विजय जोगदंडे, और यहाँ के जो मुख्य विकास अधिकारी वो भी एक अच्छे इसी क्षेत्र के हैं, अपने पौड़ी जनपद के हैं मुख्य विकास अधिकारी, तो उनको इस चीज की कोड ब्लॉक के हैं, तो उनको मूलभूत चीजें यहाँ की पता है कि किसानों की किस तरह से है। लेकिन जिस तरह से लगातार क्षेत्र में जब हल्की हल्की बारिश हो रही है तो गेहूं की जो फसल है उससे धीरे धीरे कहीं ना कहीं खराब हो रही है, तो उससे लोगों को थोड़ा सा मायूसी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से उनके लिए एक सही चीजें यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे लोगों की थोड़ा खुशी महसूस की कि कम से कम कोई जिलाधिकारी, पौड़ी के जिलाधिकारी जो यहाँ पे किसानों के बीच में आए हैं, तो उससे एक चीज देखने को ये मिल रही है कि कम से कम जो किसानों की आय पे उस पर भी जरूर ध्यान दिया जाएगा। और जिलाधिकारी महोदय का साफ निर्देश है कि जो किसानों की जो वो है उस पर कहीं ना कहीं एक चीज, नई चीज देखने को मिलेगी, और जो भी वो प्रशासन की तरफ से जो भी सहायता होगी उसके खाद्य सुरक्षा, जो भी तमाम जो भी चीजें होगी उनको किया जाएगा। और रही बात की यहाँ पे की, तो आज जैसे कि मैं आपको बता दूं, किसानों की बात करें तो आज यहाँ पे जो लगातार क्षेत्र में जिलाधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, और कुछ पहले जो अधिकारी रहते थे तो वो इस तरह से नहीं कर पाते थे, वो खाली फोटो खिंचाने के संपर्क में रह जाते थे। लेकिन यहाँ के जो अब नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं तो उनको साफ कहना है कि मुझे फोटो से वो नहीं है, मुझे जनता के हित के लिए जाना पड़ता है। कई बार भगवान, यहाँ पर आपसे एक चीज और हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिलाधिकारी जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने एक ही खेत से नमूने लिए या तमाम जगहों पर जाकर जो अलग अलग भूमि है सभी से ही नमूने यहाँ पर इकट्ठा किए गए? जी बिल्कुल, अलग अलग जगह में जाके, गांव में जाके, कहीं पे ऐसा होता है कि मीडिया नहीं पहुंच पाती है, लेकिन आरोपी से वहाँ पे जब पहुंची तो वहाँ पे होता है, तो क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ पे हम ज्यादा नहीं जा पाते। लेकिन ठीक है, अपना अच्छा काम करे। लेकिन मैं फिर भी जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा और अपने प्राइम न्यूज के द्वारा से कि दर्शकों को कि कम से कम जो भी अधिकारी अगर हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल में आए और किसानों के हित की बात करें तो उनके लिए, क्योंकि हमारा जो कृषि का जो उत्तराखंड का एक सबसे ज्यादा माना जाता है कृषि से, लेकिन जो पौड़ी जनपद के सबसे ज्यादा बंजर खेतों की बात कहे तो पौड़ी में प्लान सबसे ज्यादा हो रखा है। तो कम से कम जो एक बार जो जैसे कि कोरोना की बीमारी, लॉकडाउन के कारण से जो बताओ लोग आप घर वापसी होंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों उनको जो एक मनरेगा की तरफ से मुख्य विकास अधिकारी का यही कहना है भटगाई जी का कि कम से कम हम लोगों को जोड़ा जाए और लोगों को एक बार दोबारा सा उत्तराखंड, अपना पौड़ी जो हमारा एक सबसे खूबसूरत नजारा जो हमारे खेती में जो बंजर दिखाई जा रही है, एक बार दोबारा आबादी होगी। और उसी पे पौड़ी जिला कृषि का, क्योंकि कृषि मंत्री चौकी यहाँ सुबह उनियाल पैतृक गाँव उनका यहीं पे क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं कृषि विभाग को भी इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और कृषि से काफी लोग हमारे आय जो होती है, तो तमाम बात करें तो इस बार की फसलों को काफी जो कोरोना काल से के कारण से भी दिक्कतें हो, क्योंकि फसल को खेती बाड़ी करने में दिक्कत होती है। और तमाम जंगली जानवर, सबसे महत्वपूर्ण की बात है कि जंगली जानवरों पे यहाँ पे जो है डर महसूस होता है, जंगली सुअर से, बांदरों से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है आज की डेट में देखा जाए तो जंगली जानवर जो यहाँ के बांदर है वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जानवर को देखने को ये मिलता है कि लोगों को जो सही ढंग से जिनका लाभ है तो वो कर तो देते हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाता है। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये विस्तार से जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से यहाँ पर जिलाधिकारी ने लगातार ये कदम उठाया है, इससे निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र को लाभ होने वाला है। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले का आज रामनवमी का गंगा स्नान है, लेकिन कोरोना महामारी का असर इस स्नान पर देखने को मिल रहा है। हर की पौड़ी और आसपास के तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालु कम संख्या में गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं और कई घाट सूने पड़े हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में कमी को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा आधी कर दी है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को 4 जोन और 12 सेक्टरों में अब बांट दिया गया है। तो यहां पर लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब भीड़ काफी कम हो चुकी है और इसीलिए जो पुलिस का बल यहां पर पहले तैनात था, अब उसकी संख्या को भी घटाकर आधा किया गया है और 4 जोन में पूरे सेक्टर को बांटा गया है। खबर गदरपुर से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई।
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया और 6 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। वहीं ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारे घर जलकर खाक हो चुके थे। 12:30 बजे मैं फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, उस टाइम आग लगा था। वो बोला आ रहा हूँ, फिर भी नहीं आ रहा। फिर जब घरों में लग गया आग तब भी फ़ोन करा, खाली बोल रहा आ रहा। मैं कम से कम ना तो 5-6 बार कॉल कर लिया उनको, खाली बोल रहा भेज रहा हूँ। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड कहाँ आया कोई पता नहीं, हमें दिखा नहीं है। फिर घरों में जो जल गया, घर का राशन पानी सब कुछ जल गया, कोई खाक हो गया। ये हमारा जान बचाना मुश्किल हो रहा था। रात में सब पीछे तालाब था, तालाब में जाके बच्चे लेके सब वहीं थे और कुछ भी नहीं बचा घर में, ना राशन पानी, ना मोटर फोटर, ना नल, ना कोई सामान बचा है। गाय जल गया, दो मोटरसाइकिल बाइक जल गया और एक टुक जल गया। से 11 बजे अज्ञात कारणों से फिबली नंबर 2 में बेचारे गरीब बस्ती में आग लगी है, जिसके कारण लगभग 10 से 15 मकान ऐसे जल के, जिनके बेचारों के राशन पानी और टुक वगैरह सभी जल के खाक हो चुके हैं। इनके लगभग हर घर में जो बेचारों के मेहनत से कमाई हुई जेवर या पैसे पूंजी जो थी सब जलकर खाक हो चुकी है। मेरी शासन और प्रशासन से यही मांग है, इनकी क्षति की पूर्ति की जाए। मेरी स्थानीय विधायक से रात होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई है। मैं पुनः फ़ोन लगाऊंगा विधायक जी को, उनको अवगत कराऊंगा और मांग करूंगा इन गरीब आदमियों की मदद की जाए। भाई आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर हम यहां पर बता देते हैं, जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की लिस्ट अब जारी कर दी है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर कोविड वैक्सीन की नई कीमत जारी कर दी गई है। कोविशील्ड वैक्सीन राज्य सरकारों को अब 400 रुपए में मिलेगी। यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और साथ ही अगर निजी अस्पताल इसको खरीदना चाहेंगे तो 600 रुपए में ये कोविशील्ड वैक्सीन निजी अस्पतालों को दी जाएगी, तो राज्य सरकारों को 400 रुपए में और इससे 200 रुपए अधिक यानी 600 रुपए में निजी अस्पतालों को दी जाएगी। तो यह बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की लिस्ट जारी कर दी है, मूल्य तय कर दिए हैं, कोविड वैक्सीन की नई कीमत जारी हो चुकी है। राज्य सरकारों को कोविशील्ड 400 रुपए में मुहैया कराई जाएगी और अगर निजी अस्पताल इसको चाहेंगे तो महज 600 रुपए में ये तमाम अस्पतालों को मुहैया कराई जाएगी। अब भाई आपको नोएडा से इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का एक बड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक शख्स को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। 80 हजार में इंजेक्शन बेचे जा रहे थे, तो सोचिए कितनी ज्यादा कालाबाजारी रेमडेसिविर इंजेक्शन की जा रही थी कि 1000 रुपए के इंजेक्शन को 80,000 रुपए में लगातार बेचा जा रहा था। 105 इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। इसके पास से 105 रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं और साथ ही 1.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया और कई इंजेक्शन विदेशी कंपनियों के भी यहां पर बरामद किए गए हैं। कोरोना मरीजों को 80 हजार रुपए में ये इंजेक्शन बेचे जा रहे थे। इंजेक्शन क्राइम ब्रांच सेक्टर 20 पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बरामदगी हुई है, ये गिरफ्तारी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक शख्स को भी इसमें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और आपको जानकारी दे दें कि ये 80 हजार रुपए में इंजेक्शनों को बेचता था। 105 इंजेक्शन इसके पास से बरामद हुए और साथ ही 1.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। तमाम विदेशी कंपनियों के इंजेक्शन भी इसके पास से बरामद हुए हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम नोएडा से दे रहे हैं, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का पूरा मामला सामने आया। एक तस्कर को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, ये लगातार इसकी कालाबाजारी करता था और 105 इंजेक्शन इसके पास से बरामद हुए और 80 हजार रुपए में प्रति इंजेक्शन के हिसाब से ये कालाबाजारी कर रहा था। इसके पास से 105 इंजेक्शन और 1.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। विजय गौड़ संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विजय, 105 इंजेक्शन बरामद हुए, मतलब बहुत बड़ा ये गिरोह लगता है पीछे कार्य कर रहा है। देखिए आनंद, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पुलिस ने ये कार्रवाई की है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इनके पास से 105 इंजेक्शन बरामद हुए हैं और विदेशी इंजेक्शन भी कालाबाजारी कर रहे थे। मौके से इनके पास से विदेशी इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं और लगभग जो देखा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच और सेक्टर 20 पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है इनके पास से मौके से 1.5 लाख रुपए नकदी भी बरामद किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय, और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। पूरे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।